ARG गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पैन कार्ड के लिए NPS फॉर्म भरने के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। जानकारी के अंदर आपको पूरी जानकारी अवेलेबल होगी। आपको किसी तरह का आपका जो प्रश्न है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहें। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दिशा निर्देश जो ये भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि NPS यानी पैन कार्ड होता क्या है। देखिए, जो भी कर्मचारी 2004 के बाद 2004 से सेवा में आए हैं, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। उन्हें NPS की समस्या मिलती है। NPS की पुरानी पेंशन जो है ये उनको मजबूरन झेलनी पड़ती है। इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि इसके NPS के अंदर एक पैन कार्ड बनता है। जैसे पैन कार्ड होता है उसी तरीके से पैन कार्ड होता है। और यह पैन कार्ड किस तरीके से जारी होता है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरना होता है, क्या करना होता है, सारी प्रोसेस जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले ये जो दिशा निर्देश हैं, इनके अंदर आप पहला दिशा निर्देश इसके अंदर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर लिखा है कि ये जो अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, साफ रूप से इसमें पढ़ने में आना चाहिए, किसी तरीके की एरर यानी गलती नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और राइटिंग भी आपको नहीं करनी है, काटा छाँटी आपको नहीं करनी है। और इसके अंदर ये भी है कि आपको री राइटिंग भी नहीं करनी है, दोबारा आपको इस पर नहीं लिखना है। किसी तरह का इस करेक्शन वगैरह आप करोगे उसके अंदर तो आपका फॉर्म जो है ये कैंसिल हो सकता है। साथ ही इसमें ये बताया है कि जो ईच बॉक्स, इसके प्रत्येक जो बॉक्स है उसके अंदर आपको एक लेटर लिखना है। और साथ ही इसके अंदर ये बताया है कि एक करेक्टर जब आप लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, उसके अंदर आपको एक शब्द लिखते हैं, उसके अंदर हर बॉक्स के अंदर आपको एक अल्फ़ाबेट लिखना होता है, या नंबर या जो भी पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह लिखना होता है। उसके बाद में एक करेक्टर पूरा होने के बाद, एक शब्द पूरा होने के बाद आपको एक करेक्टर आपको लिखना है। साथ ही इसमें बताया कि एक शब्द पूरा होने के बाद आपको एक बॉक्स जो है ये खाली छोड़ना है। मतलब आपने अपना नाम लिखा, या फिर आप में जैसे अपने गांव का नाम लिख रहे हैं तो गांव का नाम जैसे 2 शब्दों में हो, जैसे कि आपके कोई शहर जो है उसके 2 शब्द होते हैं, तो एक शब्द लिखने के बाद में आपको एक स्पेस देना है खाली, उसके बाद ही दूसरा लिखना है। ये इसके अंदर बताया है। दूसरा इसमें बताया कि KYC, अगर आप KYC नंबर आप दर्ज करते हैं तो वह संबंधित डॉक्यूमेंट जो है वह आपको प्रूफ के रूप में आपको लगाना ज़रूरी होता है, जो KYC आपने दर्ज किया उससे संबंधित। अगला है कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट, एंड इसके अंदर आप इसने बताया है कि आपका एप्लीकेशन जो है यदि इनकम्प्लीट है, यदि पूरा भरा हुआ नहीं है, या आपके एप्लीकेशन में कोई त्रुटियां वगैरह है, तो आपका जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर सारे जो मैंडेटरी जो फील्ड हैं, आवश्यक जो फील्ड हैं, ये आपको भरने हैं, अन्यथा आपका फॉर्म जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही इसमें ये भी कहा है कि सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनको फ़ोटो के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, फ़ोटो के ऊपर साइन नहीं करने हैं। शुड नॉट साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फ़ोटो के ऊपर साइन बिल्कुल नहीं करने हैं। साथ ही ये भी लिखा है कि फ़ोटो को स्टेपल नहीं करनी है, क्लिप नहीं लगानी है, फ़ोटो को चिपकाने ही है। और फ़ोटो जो है उसके अंदर आपका जो आपका चेहरा ये साफ दिखना चाहिए। यदि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो, यदि साफ नहीं दिखेगा तो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ ही इसके अंदर ये बताया है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट जो आप इसके अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं इसके साथ में, वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, स्व प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि आपके हस्ताक्षर उसके ऊपर होने चाहिए। और जो भी नोडल ऑफिसर है या फिर DDO जिसके आप जरिए आप भेज रहे हैं, उनके सामने आपको वेरिफिकेशन करना चाहिए, उनके सामने हस्ताक्षर करने चाहिए। आगे है नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। इसके अंदर इसने बताया है कि ये जो भी आप एड्रेस दे रहे हैं इसके अंदर फॉर्म के अंदर, उसका प्रूफ भी आपको सबमिट करना होगा। साथ ही इसके अंदर ये बताया है कि जो थंब इम्प्रेशन, जो अंगूठे का निशान है, ये संबंधित POP या नोडल ऑफिस के ऊपर आपको वहीं पे वेरीफाई करवाना होगा। वैसे तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी जॉब में हैं, तो आप अपने जो DDO के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ से वेरीफाई हो ही जाता है। आगे के कुछ जो बिंदु दिए गए हैं ये अपन फॉर्म के अंदर जब बात करेंगे वहाँ पे ये सारे बिंदु आपको उसी टाइम के ऊपर क्लियर कराऊंगा। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ज़रूरी थी ध्यान में रखना। अब एक बात इसके अंदर लिखी हुई नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इस NPS यानी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारा फॉर्म जो होता है ये ब्लैक पेन से आपको फिलअप करना है, ब्लैक पेन से आपको फिलअप करना है। साथ ही आपकी अपने सिग्नेचर हैं, जो कुछ भी इसमें आपको करना है वो सारा ब्लैक पेन से आपको काम में लेना है। तो चलिए फॉर्म की शुरुआत करते हैं। ये जो फॉर्म जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्जन 1.3 इसके अंदर बताया हुआ ऊपर की तरफ।
ये लेटेस्ट वर्ज़न आपको काम में लेना है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये चेंज भी हो जाए, नया वर्ज़न भी आ जाए, तो ये आपको लेटेस्ट काम में लेना है। ये लेटेस्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये आपको लेटेस्ट वाला वर्ज़न जो है ये हमने आपके लिए एक जगह रखा है। ये कहाँ पे रखा है मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सामने आपको स्क्रीन पे ला के बताऊँगा कि इस तरीके से आपको ये डाउनलोड करना है। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊँगा मैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसमें है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कैटेगरी। आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी वह है जो आप किस क्षेत्र में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आपको यहाँ पे ये टिक का लगाना है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टिक सही का निशान लगाना है। और सिटीजन मॉडल के अंदर हैं तो आप ये आप सेलेक्ट करें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप ये चुनें, और कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, या फिर आप एनपीएस लाइट लेना चाहते हैं तो आप ये चुनें। जो भी है आपको अपना जो कैटेगरी है ये आपको सेलेक्ट करना है। मोस्टली ये स्टेट गवर्नमेंट वाले जो है इसको काम में लेते हैं तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी लेते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी हो आप चुनें। उसके बाद में साइड के अंदर फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ की इसमें साइज़ दी गई है 3.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर की साइज़ है। ये आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना है। ध्यान रखिए फोटोग्राफ के ऊपर आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं, न स्टेपल करना है, न क्लिप लगानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फ़ोटो को चिपकाना ही है। आगे यहाँ पे दिया गया है केवाईसी नंबर के लिए। यदि केवाईसी आपकी करवाई हुई है तो आप केवाईसी नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। और अगर आप केवाईसी नंबर दर्ज करते हैं तो आपको वहाँ पर जो केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट जो है जिसके ज़रिए आपने केवाईसी करवाई है वह डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में अटैच करना होगा। अब आती है आपकी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपका जो नाम है ये लिखना होता है। आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे श्रीमती कुमारी जो भी आप लगाना चाहें वह आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप श्री लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको सही का निशान लगा देना है। श्रीमती लगाना है तो आप ये, और कुमारी लगाना हो तो आप ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको मैंने इसके अंदर ही बताया था, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपका नाम रमेश कुमार है तो यहाँ पे RAMESH। उसके बाद में ये आप एक ब्लैंक छोड़ना है। और वैसे यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। ये रमेश हो गया, आपका लास्ट नेम कुमार है तो KUMAR। वैसे मान लीजिए कि आपका नाम रमेश कुमार जहांगीर है या इस तरीके से कोई नाम है तो कुमार आपको लगाना हो तो आपको यहाँ फिर उसके बाद मिडिल नेम आपका कुमार हो जाता है। तो उसके अंदर आप यहाँ लिखेंगे KUMAR, और यहाँ पे जैसे JANGID। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसी तरीके से आपको आपका नाम लिखना है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ये तो आप लिखना, मिडिल नेम अगर नहीं हो तो भी चलेगा। फर्स्ट नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर स्टार लगा हुआ है, फर्स्ट नेम के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है स्टार। ये आपको लिखना ज़रूरी होता है। जिनके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, जिनके ऊपर भी, वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। अब आता है सब्सक्राइबर्स मैडर नेम। यदि मान लीजिए कि महिला है तो उसका विवाह से पहले जो भी जाति की गोत्र वगैरह जो हो वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे कुछ ज़रूरी नहीं है ये। अगला है फादर्स नेम। फादर्स नेम आपको अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और पिताजी के नाम के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ हल्के अक्षरों में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम का है, और यहाँ से ये मिडिल नेम का है, और यहाँ पे ये लास्ट नेम का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखें। मदर्स नेम के अंदर भी यहाँ पे सेम यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे यहाँ पे इसमें लिखा है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर फादर्स नेम प्रिंट होगा। यदि आप मदर्स नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना होता है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर सही का निशान कर देना है। उसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। यहाँ पे दिन, महीना और वर्ष आपको यहाँ पे चारों कॉलम के अंदर आपको दर्ज करने हैं। सिटी ऑफ बर्थ, जो भी आपकी बर्थ की सिटी है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। कंट्री ऑफ बर्थ, इंडियन हो गए आप यहाँ पे। और उसके बाद में जेंडर है तो आप अपना यहाँ पे जेंडर लिखें, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे दर्ज कर दें। टिक लगाना आपको। आगे बात आती है नेशनलिटी की। तो नेशनलिटी आप सभी इंडियन हैं तो आपको इंडियन ही लिखना है। और ये IN का मतलब इंडियन ही होता है, तो ये आपको करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जो अगर आप मैरिड हैं तो आप ये रखें, अनमेरिड है तो ये रखें, और जो कुछ भी आप अदर्स के अंदर रखना चाहिए तो आप ये रख सकते हैं। अगला आता है स्पाउस नेम। यदि आपके जो साथी जो हैं, जीवन साथी हैं, उनका नाम आप लिखना चाहते हैं, यदि हैं तो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं। और उसके बाद में आता है दूसरा आता है पॉइंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी।
तो यहाँ पे आपके जो भी आइडेंटिटी का प्रूफ आप लगाना चाहते हैं, इनमें से आप कोई भी एक आइडेंटिटी का प्रूफ आपको लगाना होगा, और जो आप लगा रहे हैं उसका आपको यहाँ पे डिटेल दर्ज करनी होगी। जैसे कि पासपोर्ट यदि आप लगा रहे हैं तो पासपोर्ट के नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे दर्ज करनी होगी। वोटर आईडी कार्ड या पेन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह आपको दर्ज करनी है। अगर आप जॉब कार्ड लगाना चाहते हैं या फिर अन्य कुछ भी लगाना चाहते हैं तो उस नेम ऑफ द आईडी, उस आईडी का नाम लिखना है और आपको यहाँ पे उसके नंबर दर्ज करने हैं। तो ये आपके पहचान का एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। और यूआईडी अगर आप लगाना चाहते हैं, आधार लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आधार तो आपको वैसे इसके अंदर मैंडेटरी दिया है शायद मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे आधार का अलग से दिया है, इसके अंदर आधार नंबर आप लिख दें अपने। और उसके बाद में आपको ये एक यहाँ पे सहमति देनी होती है आधार से संबंधित। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, वैसे यह देनी ही पड़ती है, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना होगा। और उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA। एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको ध्यान दें इसके अंदर है कि आपका 3 महीने से पुराना एड्रेस आपको नहीं लिखना है। जिस एड्रेस के अंदर आप या यहाँ पर हैं, या फिर आपको ऐसा एड्रेस जहाँ पे आपका ये पत्राचार कर सकें, वही एड्रेस आपको लिखना है। तो आपको देखिए यहाँ पे एड्रेस 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉरेस्पॉन्डेंस, एक परमानेंट, यानी एक तो पत्राचार का पता और एक स्थायी पता आपका। तो ये पत्राचार के संबंध में यहाँ पे ये दिया गया है, इनको आप काम में ले सकते हैं प्रूफ के रूप में। और वहीं परमानेंट एड्रेस जो है इसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये आप दस्तावेज काम में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एड्रेस टाइप सबसे पहले आपको देना है कि ये एड्रेस टाइप कौन सा है, आपका रेजिडेंशियल है या बिजनेस है या फिर आपका जो भी है ऑफिस है या फिर जो भी आपका यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि आपका ये रेजिडेंशियल है तो आप ये चुनें। उसके बाद में आप यहाँ पे आपके फ्लैट नंबर, रूम नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी आपके होते हैं वो आप यहाँ पे दर्ज करें। और उसके बाद अपना विलेज या बिल्डिंग नंबर या जो भी आपका है वो आप यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद रोड नंबर आपके या रोड का नाम है या गली का नाम है जो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी तहसील का नाम, लोकेलिटी का नाम, एरिया का नाम यहाँ पे दर्ज करें और अपने सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम दर्ज करें और अपने यहाँ पे स्टेट का नाम दर्ज करें। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पिन कोड ज़रूर दर्ज करना है इस ऐड के अंदर। और इस तरीके से आप ये दर्ज करें। अगर आपका पत्राचार का पता और वर्तमान पता यदि समान हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स करना है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली फिल माना जाएगा। यदि अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है, और अलग अलग हो तो आपको यहाँ पे ये जो सेम इसी तरीके से आपको ये एड्रेस भी भरना होगा। देखिए पूरी आपको जो वीडियो के अंदर एक एक बात बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ये आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको इसी तरीके से ये परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। अगला आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जैसे कि आपका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मैंडेटरी है, ज़रूरी है दर्ज करना मोबाइल नंबर आपका, क्योंकि NPS के अंदर आपके मोबाइल नंबर जो है वो दर्ज होने चाहिए। और साथ ही आपको एक ईमेल आईडी भी देनी है। यहाँ पे देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ये बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी यदि आपकी होगी तो आपको वहाँ पे कई सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको NPS का जो पैन कार्ड बनने के बाद में आपको सुविधाएं मिलती है, वह आपको बहुत ज़रूरी होती है ईमेल आईडी की। वैसे तो आप बाद में भी इसको दर्ज कर सकते हैं, लेकिन पहले से जुड़ी हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है। तो ये आपको यहाँ पे अपनी जानकारी देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा कोई डिटेल में बताने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगला आता है अदर डिटेल। अदर डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे अपनी कुछ सामान्य जानकारी देनी है, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन जो है क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोफेशनल जो भी आप हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर है तो आप ये चुनें। उसके बाद में आपकी इनकम रेंज आप निकाल लें, किस से किस रेंज के बीच में आप हैं। मान लीजिए कि आप 5 से 10 लाख के बीच में हैं तो ये चुन लें, जो भी आपकी है वो आप चुनें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप ये दर्ज करें इसके अंदर। और उसके बाद में प्लीज़ टिक इसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसमें आपके लिए जो भी एप्लीकेबल आप उसके अंदर आप टिक करें। उसके बाद में आता है सब्सक्राइबर बैंक डिटेल। बैंक डिटेल जो इसके अंदर आपको अपने बैंक की डिटेल आपको दर्ज करनी होती है। आपका अकाउंट कौन सा है, नॉर्मली ये सेविंग अकाउंट होता है तो आपको यही चुनना है। वैसे करंट अकाउंट तो बहुत कम होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए होता है। बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना है, बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच नेम लिखनी है, ब्रांच का एड्रेस लिखना है। MICR कोड आप या तो अपने बैंक से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपकी बैंक डायरी के अंदर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप अपने बैंक का MICR कोड नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। IFSC कोड जो होते हैं ये भी आपको अपने बैंक डायरी के अंदर मिल जाते हैं, नेट पे भी मिल जाएंगे आपको। पिन कोड आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में ये सारी जानकारी आपको भर देनी है। उसके बाद में आता है सब्सक्राइबर्स नॉमिनेशन डिटेल। सब्सक्राइबर नॉमिनेशन ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए क्या होता है
कि आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो खुदा करे कि कुछ नहीं हो, लेकिन बाय द वे खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि आप की किसी वजह से मृत्यु हो जाए या फिर एक्सपायर हो जाए, तो उस स्थिति में आपके एनपीएस यानी प्लान के अंदर जो भी पैसा है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसको पैसा वो जो आपको किसको मिलेगा, ये नॉमिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये आपको अपना जो जिसके आप नॉमिनेट करना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे दर्ज करना है, और आपकी रिलेशनशिप लिखनी है, जो भी रिलेशनशिप है आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अब अपने हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर जो भी आप इनका जिसका दर्ज करना चाहते हैं वो दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका जिसको आप नॉमिनेशन बना रहे हैं वो अगर माइनर हो, मतलब वो नाबालिग हो, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी होती है और उसके गार्जियंस का नाम भी लिखना होता है। लेकिन ये उस स्थिति में है जब वह नाबालिग हो। तो अगर नाबालिग नहीं हो तो ये भी आपको नहीं भरना है और ये भी आपको नहीं भरना है। उसके बाद में अगली ऑप्शन आती है एनपीएस ऑप्शन डिटेल। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से आपको एक का टिक करना है। यहाँ पे बताना चाहूँगा पहला ऑप्शन है कि आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू टीयर सेकंड अकाउंट आल्सो, यानी यहाँ पे दिया गया कि मैं टीयर 2 अकाउंट भी खुलवाना चाहता हूँ। ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको नो रखें, कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीज़ है। वैसे आपकी इच्छा है खुलवाना चाहे तो खुलवा सकते हैं, लेकिन टीयर 2 अकाउंट के अंदर कोई मतलब वाली बात नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप अपने पैसे कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। मैं आपको ये सलाह दूंगा। अगर आपको टीयर 2 अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप नीचे वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। यदि कुछ साथियों के द्वारा पूछा गया तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि टीयर 2 अकाउंट होता क्या है और क्या क्या इसकी सारी प्रोसेस होती है। बाद में आपको खुलाना चाहते हैं तो आप बाद में कभी भी खुलवा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें है नहीं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप टीयर 2 अकाउंट नहीं खुलवाएं, नो रखें। उसके बाद में अगला आता है कि आई वुड लाइक टू माई प्रिंट टू बी प्रिंटेड इन हिंदी। तो ये हिंदी में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं यस करें, वरना नो चुनें। देखिए ये होता है कि आपको पता है कि हिंदी जो है ये पूरे इंडिया के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। वैसे आप चाहें तो अपनी मातृभाषा है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी में नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है पेंशन फंड सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे बड़ा कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए सरकार ने सिर्फ ये 3 स्कीम जो है उनके अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करने के का प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी आगे चली गई लाइन, ये 3 है, LIC, SBI और UTI, यहीं पे आपका पैसा जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे ऑटो चॉइस वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ऑटो चॉइस के अंदर आपके ये जो 3 हैं इसके अंदर नॉर्मली 33 और 34% का होता है इसके अंदर। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप यहाँ पे अपने इच्छानुसार कोई भी आप अपना जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सारे इसके अंदर कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, ये NPS लाइट के लिए अवेलेबल फॉर और सिटीजन मॉडल है, अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट मॉडल है, ये यहाँ पे दिया गया ये सब के लिए। ये बाकी इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट आपका इसी एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ऑटो चॉइस आपने ली है तो इनमें से आपको यहाँ पे टिक करना है। तीनों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से आपको LC 5 यानी लाइफ साइकिल 75 है, 50 और 25 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने एक्टिव चॉइस यदि चुना हो तो उसको यहाँ पे आपको उसके बारे में ये आपका कितना परसेंटेज होता है ये आपको स्पेसिफाई आपको यहाँ पे करना है। टोटल 100% होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला आता है डिक्लेरेशन ऑफ फाटका। ये फाटका क्या है, ये बहुत एक अजीब समस्या आई थी। ये जब आई थी उसके लिए उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था। खैर अब ये तो नॉर्मल हो गई है। इसके अंदर आपको एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा करनी होती है, जिसके अंदर आपको ये यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है US पर्सन। तो आप US पर्सन नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो करना। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्री आपकी लिखनी है इंडिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए आप एड्रेस लाइन 1 जरूर लिख दें। जो भी कुछ आपके मोहल्ले का नाम, गली का नाम, मकान नंबर, जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद अपने विलेज, सिटी, टाउन का नंबर, स्टेट का नाम और अपने जो जिप कोड होते हैं यानी जो पोस्टल कोड होते हैं यानी पिन कोड जो होते हैं वो आप यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद में ये जैसे कि आप एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से करते हैं, तो इनको आप या तो आप डैश कर दें या फिर इस साइड के अंदर आप टेढ़ा इस तरीके से नॉट एप्लीकेबल लिखते हुए। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। ये सामान्यतया लागू नहीं होते हैं आपके ऊपर, तो जो आपके लिए लागू नहीं हो उनको आप खाली छोड़ दें। और उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे
ये एक थंब इम्प्रेशन लगाने, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन का यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर आपको यहाँ पे इस साइड के अंदर डेट और प्लेस लिखनी है और अपना नाम लिखना है, सब्सक्राइबर का नाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आपको सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में नीचे की तरफ एक और डिक्लेरेशन आती है, चलिए उसको ऊपर की तरफ करके देखते हैं। ये एक डिक्लेरेशन है जिसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंत में भी आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर या अंगूठा जो भी है, उसके बाद में यहाँ पे डेट और प्लेस लगाना है, लिखना है। और ये वैसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको यहाँ पे आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अगला आता है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर। आपके जो एम्प्लॉयर है उसके डिक्लेरेशन जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, उसके लिए जो कर्मचारी जो है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। और उसके बाद में डेट ऑफ रिटायरमेंट का तरीका ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे साथियों की समस्या आएगी। मान लीजिए कि किसी कोई एम्प्लॉय है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1989। मान लीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ है किसी एम्प्लॉय की। थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लिखने के अंदर ज़रूर गलत हो सकता है, थोड़ा सा सही नहीं लिखा जा रहा है। मान लीजिए कि ये 5/4/89 है। इसी तरीके से आपकी कोई भी जो डेट ऑफ बर्थ होती है तो आपको वह महीना तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दर्ज करना है। तो आपका 4 है तो 04 आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो अप्रैल जो होता है, अप्रैल आपको देखना है कि 30, 31, 28, 29 कौन सी इसमें तारीख होती है, महीने की लास्ट तारीख वह आपको यहाँ पे दर्ज करनी होती है। जैसे कि अप्रैल जो होता है उसके अंदर 30 होती है तो आपको यहाँ पे 30 दर्ज कर देना है। तो ये हो गई आपकी तारीख और महीना। अब आपको वर्ष दर्ज करना है। वर्ष दर्ज करने के लिए आपको सीधा सा तरीका है कि ये जो आपके जो वर्ष होते हैं उसके अंदर आपको 60 जोड़ने होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो वर्ष होते हैं उनके अंदर आप 60 जोड़ें। इसके अंदर आप जैसे ही 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। 89 के अंदर जब आप जोड़ेंगे तो लास्ट में 49 आएगा, यानी 2049 जो है 49 है, 2049 आपका यहाँ पे ये आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वैसे। और अगला आता है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। जो कर्मचारी जो होता है उसकी आईडी होती है। जैसे कि राजस्थान के कर्मचारी होते हैं उनकी कर्मचारी आईडी RJ से शुरू होती है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग ये कर्मचारी होती है, एम्प्लॉय आईडी होती है, ये आपको यहाँ पे दर्ज करनी होती है। अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनी है तो आप अपने DDO के थ्रू SIPF पोर्टल के ऊपर, SIPF पोर्टल जो होता है SI एंड GPF पोर्टल, उसके अंदर आप अपने अप्लाई करके अपने पहले कर्मचारी आईडी बना सकते हैं। कर्मचारी आईडी कैसे बनाई जाती है, कैसे नहीं बनाई जाती है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी बाई ARJ गुरु। जब आप यह लिख के सर्च करेंगे एम्प्लॉय आईडी बाई ARJ गुरु तो हमारा वीडियो आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा एम्प्लॉय आईडी किस तरीके से आपको बनानी चाहिए, कैसे बनती है। उसके बाद में आपका प्रेन यदि है पहले का तो आपको यहाँ पे उसके बाद एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, आप कौन से ग्रुप के एम्प्लॉय है ये आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। ऑफिस, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री जो भी है आपको बेसिक जानकारी है ये आपको दर्ज करनी है। आपके जो DDO हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। DDO के रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको DDO से मिल सकते हैं। और आपके DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर या PPAO या फिर जो भी आपके यहाँ पे जो भी लगता है कि अलग अलग जगह अलग अलग लगते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। आपको अपने बेसिक पे जो होती है वो आपको दर्ज करनी है। पे स्केल आपके यहाँ पे दर्ज करनी है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करने के बाद में आपको यह फॉर्म जो है ये अपने DDO के जरिए आपको यहाँ पे इसको हस्ताक्षर करवाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रबर स्टैम्प ऑफ DDO, यहाँ पे DDO के जरिए आपको यहाँ पे इसको प्रमाणित करवाना है। उसके बाद में आपको ये सारा प्रमाणित करवाने के बाद में एक और दिया गया यहाँ पे, थोड़ा सा अपन ऊपर की तरफ लेते हैं इस फॉर्म को। अगला है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर या कॉर्पोरेट जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको जो कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर जो है उनके लिए है, ये गवर्नमेंट सब्सक्राइबर है उनके लिए नहीं है। तो ये आप यहाँ पे उसके बाद में आपको अगर ये आपके लिए लागू नहीं होता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सामान्यतः मैं ये जो बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में अगला आता है डिक्लेरेशन बाय द इरीगेटर। ये भी जो NPS लाइट वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है। तो ये अगर आप NPS लाइट वाला ले रहे हैं, आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप ये भर सकते हैं, वरना ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आता है टू बी फिल्ड बाय POP SP। ये भी आपको नहीं भरना है, ये POP के द्वारा भरा जाएगा। POP जो होता है ये यहाँ पे ये भरेगा। उसके बाद में ये जो CRA जो है उसके ऑफिस के द्वारा ये भरा जाएगा। CRA की जो फैसिलिटेशन जो सेंटर जो उसके द्वारा भरा जाएगा। और ये लास्ट में आपका है एक्नॉलेजमेंट। ये आपको बताना चाहूँगा मैं
ये आप अपना जो एक्नॉलेजमेंट है ये आप आवश्यक रूप से वहाँ पे प्राप्त कर लें। जो अपना जो एक्नॉलेजमेंट है ये आपको कम से कम 500 रुपये आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी ये अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय नहीं है तो वहाँ पे उस टाइम पर आपको कम से कम 500 रुपये आपको वहाँ पे दर्ज करवाने होते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन अमाउंट सबमिट करने का, यहाँ पे रिमिट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे ये सारा फॉर्म जो है ये फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पे ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको अपने डीडीओ के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, या फिर आप सीधे भी जाके अपने एसआई पीएफ ऑफिस जो है वहाँ पे आप दर्ज कर जमा करवा सकते हैं। तो ये हुई फॉर्म की बात। अब ये फॉर्म जो है ये पूरा फॉर्म आपको 2 कॉपी के अंदर आपको भरना है, मतलब आपको 2 कॉपी के अंदर आपको ये फॉर्म जो है तैयार करना है। सेम 2 कॉपियाँ होंगी, दोनों कॉपी आपको वहाँ पे जमा कराने हैं। आप अगर चाहें अपने पास रखना तो आप यहाँ पे 3 कॉपी आप रख सकते हैं, 3 कॉपी कर सकते हैं। इसके अंदर 1 कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 2 कॉपी कम से कम आपको वहाँ पे जमा करानी होगी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपको मिलेगा कहाँ पे। तो ये आपको अगर देखना है तो इसके लिए डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप बताना चाहूँगा कि आपको हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ARJ गुरु। तो इसके लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में आप लिखें ARJ गुरु, और जैसे आप यहाँ पे ARJ गुरु लिखेंगे तो आप यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल में आपको सीधा लिखना है ये, आप यहाँ पे ARJ गुरु एप्स ऑन गूगल प्ले, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। भले आप प्ले स्टोर में अगर आप ARJ गुरु लिखेंगे तो आपको सीधा ही मिल जाएगा, इतना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक उपयोगी आदेश नाम से यहाँ पे एक कैटेगरी आपको मिलेगी। ये आप देख रहे हैं उपयोगी आदेश नाम से कैटेगरी मिलती है। इस कैटेगरी के अंदर आपको आदेश होते हैं, ये खाली प्रपत्र वाली कैटेगरी के अंदर आपको ये मिलेगा। ध्यान रखें कि ये खाली प्रपत्र वाली कैटेगरी के अंदर आपको ये फॉर्म मिलेगा। इसके अंदर आप जैसे आप खाली के प्रपत्र वाली कैटेगरी में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको NPS ब्रैकेट के अंदर प्राण लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से मिलेगा। उसको आप डाउनलोड कर लें इस फॉर्म को और आप इसको भरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका किसी तरह का प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप अपने पास ही नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।